नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी प्रवीण सूद ने सीबीआई के डायरेक्टर का पदभार संभाल लिया है। 14 मई को उन्हें डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी सूद 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। वो मई 2024 में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इस नियुक्ति के साथ ही उनका कार्यकाल मई 2025 तक बढ़ गया है। 22 मई 1964 में जन्मे प्रवीण सूद हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। मूल रूप से कांगड़ा के गरली परागपुर से संबंध रखने वाले प्रवीण सूद दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक और पीपीएम में पोस्ट ग्रेजुएशन है। प्रवीण की एक बेटी है जिसकी शादी भारतीय क्रिकेटर मयंक अग्रवाल से हुई है। प्रवीण सूद साल 1986 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए थे। इसके बाद वो मैसूर में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना करियर शुरू कर रहे थे। उन्होंने बेंगलुरु में पुलिस उपायुक्त डीसीपी के रूप में तैनात होने से पहले पुलिस अधीक्षक बेल्लारी और रायचूर के रूप में कार्य किया। सूद साल 1999 से 3 साल मॉरिशस में डेपुटेशन पर भी काम कर चुके हैं। इसके बाद सूद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर और मैक्सवेल स्कूल ऑफ गवर्नेंस न्यूयॉर्क से सार्वजनिक नीति और प्रबंधन का अध्ययन किया। आईपीएस अधिकारी ने साल 2004 से 2007 तक मैसूर शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में भी काम किया है। उन्होंने पाकिस्तान मूल के आतंकवादियों की गिरफ्तारी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद साल 2011 तक उन्होंने बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के रूप में काम किया। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई कार्यभार संभाले। मीटिंग में सीबीआई डायरेक्टर के पद के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों का चयन किया गया था। पीएम मोदी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रवीण सूद के नाम पर मुहर लगाई। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाला मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज शहर को एक नई पहचान देने के लिए तैयार है। इस साल के दिसंबर महीने से जनता के लिए शुरू होने वाला ये ब्रिज समंदर पर बना देश का सबसे बड़ा पुल होगा, जिसकी नींव 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। मुंबई से नवी मुंबई का सफर, जो अभी तक करीब 2 घंटे तक तय होता था, इस ब्रिज के बनने के बाद अब सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। जी हां, समंदर के ऊपर बन रहे इस सबसे लंबे ब्रिज के पैकेज 1 और पैकेज 2 को जोड़ने के मौके पर 24 मई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ड्राइविंग सीट पर बैठे और बगल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बैठाकर गाड़ी चलाई और ब्रिज का निरीक्षण किया। इस 22 किलोमीटर लंबे ब्रिज को बनाने के लिए तमाम तरह की कठिनाइयों और जिम्मेदारियों को निभाने की जरूरत थी। एमएमआरडीए ने इसको बनाने के लिए उन तमाम तरह के साधनों का प्रयोग किया जिससे ये ब्रिज सुरक्षित रहे और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। समंदर में लगभग 16 किलोमीटर के दायरे में जहां ये ब्रिज बना है, वहां पर सालों से फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं, जो कि मुंबई, नवी मुंबई और मुंबई के शिवरी इलाके की एक पहचान और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इन पक्षियों को किसी भी तरह से नुकसान ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा गया है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी कि ब्रिज बनने के बाद फ्लेमिंगो पक्षी कम नहीं हुए, बल्कि उनकी तादाद ज्यादा बढ़ी है। ये एक सुखद बात है। इस ब्रिज के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई, साथ ही रायगढ़ और गोवा का मार्ग सरल हो जाएगा, जिसकी वजह से जनता को आने जाने का फायदा तो होगा ही, लेकिन साथ ही व्यापार भी बढ़ जाएगा और मुंबई और नवी मुंबई के साथ ही पूरे महाराष्ट्र को एक नई पहचान मिलेगी। भारत में पहली बार किसी वॉरशिप पर फाइटर जेट MiG-29K की नाइट लैंडिंग हुई। ये लैंडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के फ्लाइट डेक पर हुई। इंडियन नेवी ने इसका वीडियो शेयर किया है। नौसेना ने इसे आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MiG-29K की सफल लैंडिंग के लिए नौसेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह INS विक्रांत के क्रू मेंबर्स और पायलट के कौशल का प्रमाण है। रात के समय किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट की लैंडिंग करवाना बेहद मुश्किल होता है। इसकी वजह यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और फाइटर जेट की स्पीड आमतौर पर 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऐसे में पायलट को जेट की स्पीड कैरियर की स्पीड के हिसाब से मैनेज करनी पड़ती है। एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक पर हुई फाइटर जेट की लैंडिंग रनवे पर हुई फाइटर जेट की लैंडिंग से कई गुना ज्यादा मुश्किल होती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि फाइटर डेक रनवे की तुलना में काफी छोटा होता है। फ्लाइट डेक पर लैंडिंग के समय पायलट जेट के टेल हुक को नीचे करता है, जिससे जेट की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे से 0 हो जाती है। MiG-29 के जेट INS विक्रांत के लड़ाकू बेड़े में शामिल है। इस सुपरसोनिक फाइटर जेट की स्पीड आवाज की रफ्तार से 2 गुनी है। ये गुरुत्वाकर्षण बल का 8 गुना ज्यादा वजन खींच सकता है और 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में भी सक्षम है। राजस्थान में जयपुर स्थित रामबाग पैलेस दुनिया भर में आगंतुकों का सबसे पसंदीदा होटल बन चुका है। यात्रा संबंधी सेवाएं देने वाली वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर ने ये सूची जारी की है। इस सूची में करीब 190 साल पुराने महल से होटल में तब्दील किया गया रामबाग पैलेस शीर्ष स्थान पर है। इंडियन होटल्स कंपनी के अधीन संचालित होने वाले इस होटल को आतिथ्य क्षेत्र में जूल ऑफ जयपुर कहा जाता है। मालदीव्स के बोलीफोशी द्वीप पर स्थित ओजीन रिजर्व बोलीफोशी होटल सूची में दूसरे स्थान पर है, जबकि ब्राजील के ग्रामाडो स्थित होटल कोलिन डी फ्रांस तीसरे स्थान पर मौजूद है। ट्रिप एडवाइजर के ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 में रामबाग पैलेस होटल को दुनिया का सबसे आलीशान होटल चुना गया है। ये पुरस्कार वेबसाइट पर आगंतुकों की तरफ से की गई टिप्पणियों के आधार पर दिया जाता है। ट्रिप एडवाइजर की सांप्रदायिक प्रमुख सारा फर्शीन ने कहा कि पुरस्कारों की अलग अलग श्रेणियों में दुनिया के 37 क्षेत्रों में मौजूद होटल चुने गए हैं। ये विविधता को दर्शाता है। जयपुर का एक शानदार महल सूची में शीर्ष पर है। गर्मी की छुट्टियों में ओवर बुकिंग का समाधान निकालने के लिए भारतीय रेलवे ने अमृतसर से 2 स्टेशनों कटिहार व गांधीधाम के बीच स्पेशल समर ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये दोनों ट्रेनें साप्ताहिक होंगी और हर सप्ताह एक ट्रिप पूरा करेंगी। रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर इनका टाइम टेबल भी घोषित कर दिया है और बुकिंग को भी शुरू कर दिया है। गांधीधाम के बीच गाड़ी को चलाने का ऐलान किया गया है, जिसके अनुसार गाड़ी संख्या 09462 अमृतसर से 27 मई को दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी, जो अगले दिन शाम 6:30 बजे गांधीधाम पहुंचेगी। ये ट्रेन 27 मई यानी शनिवार के बाद 3, 10, 17 और 24 जून व 1 जुलाई को अमृतसर से रवाना होगी। ये गाड़ी गुजरात के गांधीधाम से 26 मई शुक्रवार सुबह 6:30 बजे रवाना होगी, जो अगले दिन दोपहर 12:35 पर अमृतसर पहुंचेगी। 26 मई के बाद ये ट्रेन 2, 9, 16, 23 और 30 जून को गांधीधाम से अमृतसर के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, 3 टायर एसी, स्लीपर के अलावा जनरल क्लास भी होगी। ये ट्रेन समाख्याली, ध्रांध्रा, विरमगाम, महिसाना, भीलड़ी, रानीवाड़ा, मारवाड़, मोदरान, जालेर, मोकलसर, समदड़ी, लूनी, जोधपुर, गोटन, जलंधर, लुधियाना, हिसार, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़, छोटी खाटू, डीडवाना, डेगाना और जलंधर सिटी व ब्यास स्टेशन पर ठहराव करेगी। अमृतसर से दूसरी समर स्पेशल ट्रेन बिहार के कटिहार के लिए रवाना हो रही है। अमृतसर कटिहार के बीच गाड़ी को चलाया जा रहा है। अमृतसर से ये गाड़ी अगले 6 सोमवार को सुबह 8:45 पर रवाना होगी, जो अगले दिन मंगलवार शाम को 6:20 पर कटिहार पहुंचेगी। ये ट्रेन 29 मई के बाद 5, 12, 19, 26 और 3 जुलाई को रवाना होगी। शिमला यहाँ की पहाड़ियों चोटियों की वजह से मशहूर है, लेकिन फिलहाल हम आपको यहाँ के लाइट साउंड शो के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको इतिहास की झलक के साथ साथ शिमला की खूबसूरत पहाड़ियों और देश की शान तिरंगा समेत कई चीजें देखने को मिलेंगी। देखने में ये बिल्कुल हॉल में चल रहे किसी स्टेज शो जैसा है, जिसमें पर्दा खुलता है और एक के बाद एक सीन आने शुरू हो जाते हैं। इस पर हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमने इसका एक्विजिशन किया था और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, और उससे पहले ये सिरमौर के राजा के पास प्रॉपर्टी थी। फिर ये प्रॉपर्टी जो है पंजाब सरकार के पास भी रही। बहुत प्रतिष्ठित अखबार द ट्रिब्यून भी यहाँ पे छपता रहा। फिर डीजीपी साहब का ऑफिस यहाँ पे, पुलिस हेडक्वार्टर यहाँ पे रहा। फिर मालिकों के साथ जो संघर्ष हुआ उसके बाद ये प्रॉपर्टी सरकार से चली गई
और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने एक बहुत विजनरी फैसला करते हुए इसको एक्वायर कर दिया इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रॉपर्टी है और शिमला के दिल में है। और एडीबी के प्रोजेक्ट के तहत ये अब बन के ये तैयार हो गया है और आने वाले कुछ अर्सा में इसका उद्घाटन किया जाएगा। और एक ये बिल्डिंग है जो बेंटनी कैसल है, जिसका अपना इतिहास है, और यह साथ में हमारा रोज़गार कार्यालय हुआ करता था, उसको भी बना के तैयार कर दिया है। वहाँ भी कैफ़े एंड दूसरी चीज़ों का बंदोबस्त किया जाएगा और बाहर बैठ के म्यूज़िक का या दूसरी चीज़ों का किस ढंग से हमने आगे बढ़ाना है, या हम गांधी जी की यात्राएं जो हुई उनके शिमला से जुड़ी हुई यादों से लेके म्यूज़ियम को स्थापित करना चाहते हैं, शिमला से जुड़ी हुई यादें जो हैं लोगों की उसको स्थापित करना चाहते हैं। तो ये शिमला में क्या क्या स्ट्रगल हुए, शिमला समर कैपिटल कैसे हुआ, या जो ऐतिहासिक भवन यहाँ पे कैसे आए, रेल कैसे आई, आपने सारा देखा होगा। अभी वो सारा इतिहास यहाँ पे आज लाइट एंड साउंड के इस शो के माध्यम से किया गया। अब ये अपने आप में शिमला के लिए एक अनूठी चीज़ है। कई जगह पे ये किया जाता है, जलियांवाला बाग के इतिहास के लिए या फिर रेड फोर्ट के लिए या बुर्ज खलीफा, कई जगह आप देखते हैं, लेकिन शिमला में ये एक नई पहल है। और मैं जिन्होंने ये तैयार किया है मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सलीके से उन्होंने पूरे इतिहास को संजोया है इसमें, और आने वाले समय में हम और काम करेंगे। और जैसे ही ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा अंदर से, और फिर हम इसका उद्घाटन करके इसको पब्लिक को जो है सौंपेंगे। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justpodcasting.com पर मेल कर सकते हैं।